dark? Are you scared? ड्रॉपर में जहरीली वाइन के अभी चंद कतरे बाकी थे। मैंने इसे ज़मीन पर फेंक कर पाँव से मसल दिया था। तजुर्बा कामयाब रहा था। जहर असली और बहुत जल्द असर करने वाला था। वाकई ये साइनाइड ही था। यही है जो दुनिया के नामवर जासूस कैप्सूल में बंद करके अपने पास रखा करते हैं, ताकि अगर वो पकड़े जाएं तो दुश्मन की दी जाने वाली अजियत से बचने के लिए इसे मुंह में डाल कर तोड़ें और मर जाएं। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त खाने के बाद कई जर्मन जर्नैलों ने इसी जहर की कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली थी। दिनों गुरूब हो रहा था। मेरी बर्थडे पार्टी का वक्त करीब आ रहा था। मैं अपना खतरनाक खूनी मिशन अंधेरा हो जाने के बाद शुरू करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर थंडर बेस में इस वक्त जाना चाहता था जब सूरज गुरूब हुए। कम से कम आधा घंटा गुजर चुका हो। मैं अपने कमरे में सिगरेट सुलगाए हुए बैठा था और इन धमाका खेज वाक़यात की जुजियात पर गौर कर रहा था जो कुछ देर बाद थंडर बेस कमांडो पोस्ट में पेश आने वाले थे। मैंने अहद कर रखा था कि वहाँ से किसी एक हवालदार और सिपाही को भी जिंदा निकलने नहीं दूंगा, चाहे मेरी अपनी जान चली जाए। हकीकत ये है कि मैं अपनी मौत के ब्लैक वारंट पर दस्तखत करके मौत के मुंह में जा रहा था। मुझे इंद्रानी का इंतज़ार था। इससे बहुत सी बातें तय हो चुकी थी और कुछ आखिरी बातें इसे बतानी थी। वो थोड़ी देर बाद ही आने वाली थी। मैं सोच ही रहा था कि दरवाजे पर आहिस्ता से टिक टिक हुई। यही इंद्रानी की खास दस्तक थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो लाइट वाइट कलर की साड़ी में मलबूस, बालों में सफ़ेद गुलाब की एक कली सजाई, हाथ में रजिस्टर लिए राहदरी में खड़ी थी। दूसरे कमरे से एक आदमी बाहर निकलकर करीब से गुजरा तो इंद्रानी ने मुझको मुखातिब करके कहा, सर आप अपने कमरे में 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, इसका बिल ज़्यादा होगा, क्या मैं आपके बल्ब का मुआयना कर सकती हूँ? इतनी देर में वो आदमी सीढ़ियाँ उतर चुका था। मैंने दरवाजे के आगे से हटते हुए कहा, ज़रूर देखिए मैडम। इंद्रानी अंदर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कोने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रजिस्टर इसने घुटनों पर रख लिया था। कहने लगी, तुम्हारे मिशन का जो भी नतीजा निकले, तुम्हें वहाँ से वापस इसी बोर्डिंग हाउस में नहीं आना होगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी चीज़ों को ज़ाया कर दूंगी। यहाँ तुम्हारी एक भी निशानी नहीं रहेगी। अगर फौज के किसी अफसर ने यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पूछा भी तो मैं इसे संभाल लूँगी। तुम इसकी फिक्र न करना। मैं इन फौजियों से निमटना जानती हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर तुम वहाँ से जिंदा बचकर निकल आए तो किसी न किसी तरह यहाँ से जुनूब की तरफ दरियाए तवी के देवी के बुत वाले पुल के पार पहुँच जाना। वहाँ तुम्हें पुल से एक फरलांग दूर सड़क के बाएं जानिब छोटी पुलिया के नीचे तुम्हारे नए कपड़े और कुछ रुपए एक गठरी में बंधे हुए मिलेंगे। इसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। तुम्हें इस इलाके से फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो निकल जाना होगा। मैंने ओशा के बारे में पूछा तो इंद्रानी कहने लगी, मैं जानती हूँ, वो कल दिन में अपने दोस्त कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात करने आएगी। तुम इसकी तरफ से बेफिक्र रहो। जिस वक्त वो मेरे पास आएगी इसके 1 घंटे के बाद इसकी लाश दरियाए तवी में बह रही होगी। क्या तुमने अपने रिवॉल्वर को चेक कर लिया है? तुम्हारे पास रिवॉल्वर का साइलेंसर नहीं है। तुम्हें वहाँ साइलेंसर की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, मजबूरी है, साइलेंसर मुझे कहीं से नहीं मिल सकता। मैं सूरत हाल को कंट्रोल कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। इसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, चाहे वहीं जाकर पी लेना, और दरवाज़ा खोल कर निकल गई। मैंने भी फ़ौरन ही इंद्रानी को जहन से निकाल कर उठा और अपनी अटैची केस की चीज़ों को देखा। इसमें कोई ऐसी शय नहीं थी जिसकी मुझे ज़रूरत हो। मैंने वाइन की बोतल वाले डब्बे को अखबार के कागज़ में लपेट लिया। पिस्तौल को जेब से निकाल कर दोबारा चेक किया। मेरा लिबास इस वक्त एक गर्म पतलून, कमीज़, गर्म जैकेट और फ्लैट शूज़ पर मुश्तमिल था। पिस्तौल मैंने पतलून की जेब में रखा हुआ था। ये मेरा बाकायदा सरकारी रिवॉल्वर था जो हमेशा मेरे पास रहता था। मैंने गर्म जैकेट का जिप गर्दन तक बंद किया। कमरे में एक निगाह डाली, जहरीली वाइन के डब्बे को उठाया और खामोशी से बाहर राहदरी में आ गया। दरवाजे को लॉक किया और इंद्रानी की हिदायत के मुताबिक चाबी राहदरी में बिछे हुए कालीन के नीचे छुपा दी। नीम रोशन राहदरी खाली थी। इंद्रानी चाहती थी कि मैं चाबी वापस करने इसके पास काउंटर पर न जाऊं। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे छोटी सी लॉबी में आया। सामने कोने में इंद्रानी खूबसूरत साड़ी में मलबूस सर झुकाए कुछ लिख रही थी। सर्दी की वजह से बोर्डिंग हाउस के बरामदे का दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इंद्रानी ने सर उठाकर बज़ाहिर बेनियाजी से मेरी तरफ देखा और फिर काम में मसरूफ़ हो गई। मैं जीप में बैठा इंजन स्टार्ट करके हेडलाइट्स ऑन की और जीप को तेज़ी से निकालकर बाहर सड़क पर ले आया। मेरा रुख थंडर बेस की ज़ेरे ज़मीन कमांड पोस्ट की तरफ था, जहाँ मेरी बर्थडे पार्टी पर मेरे ख्याल के मुताबिक सारे का सारा स्टाफ मेरी राह देख रहा था। ये मेरी बर्थडे पार्टी और थंडर बेस के इंडियन और इसराइली स्टाफ की डेथ पार्टी थी। जीप पॉपुलर दरख्तों वाली सड़क पर तेज़ी रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर मैंने जीप को कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। ये वही कच्ची सड़क थी जिस पर आगे जाकर मैंने कैप्टन मल्होत्रा की जीप को रोका था। थंडर बेस वाला टीला अब सामने था। इसकी 2-3 जर्द बत्तियां झिलमिलाती दिखाई दे रही थी। रास्ता मेरा देखा हुआ था। जीप एक खास रफ्तार पर चली जा रही थी। जहरीली वाइन का डब्बा मैंने अपनी गोद में रखा हुआ था। इस डब्बे में मौत का समंदर ठाठे मार रहा था।
थंडर बेस के आहिनी दरवाजे पर आकर मैंने जीप रोक दी। गार्ड ने मुझसे उस रोज़ का पासवर्ड पूछा। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मुझे एक रोज़ पहले इस रोज़ का पासवर्ड बता दिया था। मैंने पासवर्ड बताया। गार्ड ने फ़ौरन गेट खोल दी। मैं जीप को किलानुमा टीले के अंदर ले गया। मुझे मालूम था जीप कहाँ खड़ी करनी है और वहाँ से मुझे किस तरफ जाना है। जीप को खड़ी करने के बाद मैंने वाइन का डब्बा उठा लिया। मैं इसके लिए इस कदर एहतियात बरत रहा था जैसे वो कोई एटम बम हो। हकीकत ये थी कि इस थंडर बेस कमांड पोस्ट के लिए वो एटम बम ही था। मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे ज़ेरे ज़मीन राहदरी में आया तो यहाँ भी एक सिपाही ने मुझसे उस रात का पासवर्ड पूछा, जो मैंने बता दिया। सिपाही ने मुझे सैल्यूट किया और मैं बड़े कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ पार्टी की जा रही थी और बंद कमरे में हाओ हवा और कहके लगाने और ज़ोर ज़ोर से बोलने के साथ साथ फिल्मी मौसीकी की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक ऐसी फ़िज़ा ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया जो सिगरेट, सिगारों और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात की खुशबुओं से बोझल हो रही थी। कमरा रोशनियों में जगमगा रहा था। मुझे देखते ही सब ने एक नारा लगाकर मेरा खैर मकदम किया और बहक बहक कर हैप्पी बर्थडे टू यू गाना शुरू कर दिया। फ़िज़ा मेरे लिए बड़ी साजगार थी। इन लोगों को पहले ही से चढ़ी हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये लोग शुरू शाम से ही नाव नोश में मशगूल हो गए थे। इस हाउ हू का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जल्दी से जहरीली वाइन का डब्बा अपने पास ही मेज़ के नीचे रख दिया और ताली बजाते हुए इनके गाने में शरीक हो गया। मैंने भी ऐसी अदाकारी शुरू कर दी जैसे मैं भी पिए हुए हूँ। इन लोगों ने फूलों के हार भी मंगवा रखे थे और एक काफ़ी बड़ा केक मेज़ के दरमियान में पड़ा था। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि कमरे में जमा स्टाफ का बगौर जायज़ा लिया। नफरी काफ़ी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन स्टाफ के सारे मेंबर वहाँ मौजूद थे। इनमें इसराइली हवाबाज और इंजीनियर भी थे। 3 सिख फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी थे। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा और स्क्वाड्रन लीडर कोल भी मौजूद थे। इन सब के चेहरे सते हुए थे और इनकी जुबानें लड़खड़ा रही थी। इससे बढ़कर सुनहरी मौका भला मुझे कब मिल सकता था। भरी हुई खाली बोतलें मेज़ पर और मेज़ के नीचे इधर उधर लुढ़क रही थी। 2 अर्दली इनकी खिदमत कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर रहें। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी। मिस्टर चड्डा बार बार मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड यानी ओशा के बारे में पूछने लगा और फिर खुद ही कहका लगाकर हंस पड़ा। केक काटा जाए, कैप्टन मल्होत्रा को कहो केक काटे, नहीं तो हम इसकी गर्दन काट देंगे। हर तरफ से इसी किस्म की आवाज़ें आने लगी। कोल ने मेरे हाथ में छुरी थमा दी। सिख ऑफिसर चिल्लाया, ओए मोमबत्तियाँ कौन बालेगा? स्क्वाड्रन लीडर कोल ने हाथ को झटक कर कहा, नो कैंडल्स प्लीज़, केक काटा जाए। मैंने फ़ौरन केक काट डाला। एक बार फिर सब ने हैप्पी बर्थडे टू यू का शोर मचाया। इसके बाद केक के टुकड़े उठा उठाकर थालियों में रखे जाने लगे। इसराइली ग्रुप कैप्टन साउल को भी काफ़ी चढ़ी हुई थी। वो अपनी ज़ुबान में मुझे बार बार कुछ कह रहा था, शायद बर्थडे की मुबारकबाद दे रहा था। सबके हाथों में गिलास थे। मैंने स्क्वाड्रन लीडर कोल के कान में झुककर कहा, सर ये अर्दली यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बेतकल्लुफ़ पार्टी है, इन्हें यहाँ से भेज ही दे तो अच्छा है। कोल ने इस वक्त दोनों अर्दलियों को वहाँ से चले जाने का ऑर्डर दे दिया। दोनों डोगरा अर्दली वहाँ से चले गए। अब मेरे लिए मैदान साफ था और फ़िज़ा इंतहाई साजगार थी। तब मैंने मेज़ के नीचे से वाइन वाला डब्बा निकाल कर मेज़ पर रख दिया और अंग्रेज़ी में कहा, ये कैलिफोर्निया की खूबसूरत वाइन मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को तोहफ़ा है। इसका एक एक जाम हलक में उंडेल कर मेरी इज़्ज़त में इजाफा करे। मैंने डब्बा खोलकर जहरीली वाइन की बोतल हाथ में पकड़कर लहराई। सबके चेहरों पर एक नई रौनक आ गई। वो खुशी से नारा लगाकर अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। मैंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम इस बर्थडे पार्टी वाइन के साथ ट्रेडिशनल सलूक करें। अपने अपने गिलास मेरे सामने रख दें। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने बुलंद आवाज़ में कहा, वेट इज़ फाइन, वेट इज़ फाइन। सब ने अपने अपने गिलास खाली करके मेरे सामने रख दिए। मैंने धड़कते दिल के साथ वाइन का ढकना खोल दिया। मैं इस अमर का इतराफ़ करता हूँ कि इस वक्त मेरा दिल एक बार बड़े ज़ोर से धड़का था। शायद मुझे गैर इरादी तौर पर इन हलाक होने वालों की बीवी, बच्चों और बहनों का ख्याल आ गया था। ये एक कुदरती बात थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये एहसास गायब हो चुका था। मैंने थोड़ी थोड़ी वाइन सब गिलासों में डाल दी। एक गिलास में अपने लिए भी डाल ली, मगर मैं जानता था कि मेरे गिलास वाली वाइन मेरे हलक में नहीं जाएगी। फिर मैंने अपना गिलास हाथ में उठाया और कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब ने अपने अपने गिलास हाथों में थाम लिए, हाथ ऊपर उठाए और एक आवाज़ के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू कहा और इतनी तेज़ी से उन्होंने गिलास होंठों तक ले जाकर ज़ाहिर को अपने हलक में उंडेल लिया कि मैं भौंच का सा रह गया। गिलास मेरे हाथ में ही था और कमरे में लाशें इधर उधर लुढ़की पड़ी थी। कमरे में इंसानी आवाज़ें इनकी हाउ होकर और कह के एकदम बंद हो गए थे। इससे मुझे तशवीश हुई क्योंकि मेरे ख्याल में दोनों डोगरे अर्दली बाहर रहदरी में मौजूद थे। कमरे में सिर्फ टेक रिकॉर्डर से लता मंगेशकर के गाने की आवाज़ रही थी। पहले गाने की आवाज़ इंसानी शोर में दबी हुई थी, जबकि अब वो साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जल्दी से रिकॉर्डर की आवाज़ बुलंद कर दी और जहरीली वाइन की बोतल और 2 गिलास लेकर दरवाज़ा खोलकर अपने आप को आलमे मदहोशी में जाहिर करता हुआ रहदरी में आ गया और हल्का सा कहका लगाकर कुछ फासले पर मुअद्दब खड़े डोगरा अर्दलियों की तरफ देखा। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। कमबख्त दोनों रहदरी में मौजूद थे।
मैंने थोड़ी थोड़ी वाइन गिलासों में डाली और इनकी तरफ बढ़ा। जवान, तुम भी मेरी बर्थडे पार्टी का जश्न मनाओ। अर्दली कुछ झिझके मगर मैंने ज़बरदस्ती गिलास इनके हाथों में थमा दिए और दानिस्ता तौर पर लड़खड़ाते हुए कहा, अभी और भी है, आज सब जश्न मना रहे हैं, तुम भी मज़े उड़ा। दोनों अर्दलियों ने मशरूब हलक में उंडे लिए। इसके बाद इनके साथ जो गुजरी थी इसकी वजाहत की चंदा ज़रूरत नहीं है, वो वहीं ढेर हो गए। रहदारी के फर्श पर दोनों गिलासों के टूटने से छनाके की आवाज़ आई। रहदारी अब खाली थी। मैं वापस कमरे में आ गया। सब लाशें इसी तरह पड़ी थी। मैंने स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कोल की तलाशी ली। इसकी जेब से मुझे जो पिस्तौल मिला इस पर भी साइलेंसर चढ़ा हुआ नहीं था। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे इस गार्ड को भी ठिकाने लगाना था जो थंडर हॉक हेलीपैड के बाहर पहरा दे रहा था। जहरीली वाइन से मुझे जितना काम लेना था मैं ले चुका था। मैंने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया और पतलून की जेब में हाथ डालकर दूसरे हाथ में मशरूब वाला गिलास थामते हुए कदरे लड़खड़ाता और हैप्पी बर्थडे टू यू गाता हुआ बड़ी एहतियात और होशियारी से इर्द गिर्द की फिजा को सूंघता हुआ इस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा जो थंडर हॉक हेलीपैड के गोल कुएं नुमा चक्कर को जाती थी। थंडर बेस का आहिनी गेट चंद कदमों के फासले पर था। वहाँ 2 गोरखे सिपाही इंडियन एयरफोर्स की वर्दियों में मलबूस संगीन लिए पहरा दे रहे थे। वो जानते थे कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर हूँ और दिल्ली हेडक्वार्टर से सिक्योरिटी चेक के लिए वहाँ आया हुआ हूँ। लेकिन जब मैंने इनके करीब जाकर इन्हें गेट खोलने के लिए कहा, सर स्क्वाड्रन लीडर साहब के बगैर हमें दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है। इनसे तकरार करने में वक़्त ज़ाया होने के सिवा मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता था और वक़्त बेहद कीमती था जो पर लगाकर उड़ा जा रहा था। मैंने मशरूब का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। इसमें जहरीली वाइन थी लेकिन गोरखे ने ड्यूटी पर पीने से इनकार कर दिया। मैंने हंस कर कहा, वैल तुम अच्छा जवान, हम साहब से तुम्हारी सिफारिश करेगा। ये कहकर मैं वापस मुड़ा। मुड़ते ही मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर निकाला और इससे पहले दोनों संभल सकते मैंने एक के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। मेरा निशाना 7-8 फुट के फासले से कैसे खता जा सकता था। दोनों गोरखे वहीं ढेर हो गए। ये जगह ज़मीन के नीचे थी और दोनों सिपाहियों की गार्ड ऊपर वाली मंजिल के बैरक में थी। फायर की आवाज़ ऊपर तक नहीं जा सकती थी, फिर भी मैं भागकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ गया और सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना। बाहर किले की पहली मंजिल पर सन्नाटा तारी था। गाड़ियाँ पहरेदार सिपाहियों तक जो वहाँ से दूर किले की बड़े फाटक पर पहरा दे रहे थे। फायर की आवाज़ नहीं पहुँची थी, वरना अभी तक वो लोग भाग कर इधर ज़रूर आते। मैंने वापस आकर दीवार में लगे डायल का बटन दबाया। थंडर हॉक हेलीपैड का आहिनी दरवाज़ा एक तरफ को हट गया।